एक मिनट, कहीं आप भी तो नॉर्थ इंडिया से नहीं हैं? अरे भाई, मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूँ, और जब मैं इस स्टोरी के बारे में पढ़ा तो मैं तो बहुत चक्का रह गया। मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। तो अगर आप भी नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको ये स्टोरी जाननी चाहिए। दरअसल ये स्टोरी है गंगा नदी से रिलेटेड और उसके न्यूक्लियर कंटामिनेशन से रिलेटेड, कि भविष्य में ऐसा डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आप भी इस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आइए चलते हैं फिर इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। दरअसल बात ये है कि 1964 में तिब्बत के पास में एक प्रोविंस है चाइना का जिसका नाम है जिनजियांग। वहाँ पे उसने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब वो जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये इंडिया और यूएस दोनों के लिए एक चिंता का विषय था। ऐसे में यूएस के पेंटागन में एक प्लान बनता है कि क्यों ना हम इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे एक न्यूक्लियर सर्विलेंस डिवाइस इंस्टॉल कर दें जो चाइना की ऐसी हरकतों पे नज़र रखेगा। इसके लिए वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए है वो हमारी आईबी से कांटेक्ट की। अब जब आईबी से कांटेक्ट की, अपना प्लान शेयर किया, तो आईबी को भी अच्छा लगा। दोनों ने मिलके प्लान के लिए हामी भर दी और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन हार्ट। साल 1964 में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग की गई, जैसे कि एक 56 केजी का न्यूक्लियर डिवाइस बनाया गया जो सर्विलेंस करेगा। और इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी को चुना गया। अच्छा, नंदा देवी कोई एवी छोटी मोटी पीक नहीं है, इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 25,640 फीट है। और अगर इसकी तुलना करूँ तो आईफिल टावर आपने पेरिस का देखा ही होगा। अगर 25 आईफिल टावर एक के ऊपर एक ऐसे खड़े हो तब जाके वो नंदा देवी की हाइट को टच कर पाएंगे, मतलब उसके इक्वल आ पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये टास्क इतना भी आसान नहीं था। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स हैं उन्हें चूज़ किया गया और ऐसे 14 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। इंडिया से भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे, जैसे कि कैप्टन एमएस कोहली और सोनम वांग्याल। कैप्टन एमएस कोहली तो इस ऑपरेशन से पहले एवरेस्ट के एक्सपेडिशन पे भी गए थे और वो समिट तक गए थे, और इसके लिए उन्हें उस टाइम पे अर्जुना अवार्ड और पद्म भूषण भी मिला था। तो इस जो अभी सीआईए और आईबी का ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में जो 14 लोग सेलेक्ट हुए थे उसमें कैप्टन एमएस कोहली भी थे और वहीं इस टीम को हेड भी कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। साल 1965 अक्टूबर के महीने में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। नंदा देवी पे ये 56 केजी का न्यूक्लियर डिवाइस ले जाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हालांकि कैप्टन एमएस कोहली अपनी बुक स्पाइस इन हिमालयाज में बताते हैं कि ये चढ़ाई इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि रास्ते में बर्फीली हवाएं चल रही थी। साथ ही साथ जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा था ऑक्सीजन का कंटेंट भी घटता जा रहा था। एट द सेम टाइम उस डिवाइस का वेट इतना था कि लेके जाना इतना भी आसान नहीं था। अरे भाई, एक छोटी सी चढ़ाई पे हम और आप जब चढ़ते हैं, अपना 70 केजी का 80 केजी का बॉडी लेके सिर्फ चढ़ना होता है, तो वो चढ़ाई हमें थका देती है। एक नॉर्मल सी 2000 मीटर की चढ़ाई हमको करनी हो तो ये तो फिर भी नंदा देवी थी। इनका तो दूसरा नाम ही है स्टेयर केस टू द हेवन। सोचिए इसकी इतनी हाइट है कि अगर बात की जाए इस न्यूक्लियर डिवाइस की तो इसमें प्लूटोनियम का यूज़ हुआ था, और इस प्लूटोनियम की क्वांटिटी इतनी थी कि जो जापान के हिरोशिमा शहर पे जो 1947 में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था, उस क्वांटिटी के मुकाबले हाफ क्वांटिटी इस डिवाइस में इंस्टॉल की गई थी। टोटल 7 कैप्सूल थी प्लूटोनियम की जो इस डिवाइस में यूज़ की गई थी। आमतौर पे उस प्लूटोनियम की लाइफ साइकिल 100 ईयर्स की थी। 50 साल तो बीत गए हैं, 50 साल 60 साल बीत चुके हैं, अभी 40 साल और बचे हैं। तो अभी भी खतरा अगले 40 साल तक बना हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें एज पर प्लान दोनों एजेंसीज आपस में कोऑपरेट करके करती हैं। तो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कैप्टन एमएस कोहली की टीम इस डिवाइस के साथ नंदा देवी के पीक पे पहुंच गई। वहां जब ये टीम पहुंची तभी उसी समय एक स्नो ब्लिजर्ड आया, एक बर्फीला तूफान आया, और उस तूफान में सरवाइव करना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। एज अ रिजल्ट इन्हें वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। पर ये लोग उस 56 केजी के डिवाइस को वापस लेके नहीं आ सकते थे, क्योंकि जैसे तैसे तो उसे लेके वहाँ तक गए थे लोग। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि इस डिवाइस को वहीं पे एक चट्टान से बांध देते हैं और हम लोग वापस रिट्रीट कर जाते हैं, और फिर जब अगले साल मौसम अनुकूल होगा तो वापस आके इस डिवाइस को एक्टिवेट करेंगे। ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा, और वो डिवाइस को वहीं पे चट्टान से बांध के वो और उनकी टीम वापस आ गई। अगले साल जब 1966 को ये इनकी टीम वापस गई ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो डिवाइस ही नहीं था वहाँ पे।
थोड़ी देर सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी उस डिवाइस का कुछ अता पता नहीं चला। एट लास्ट उन्हें फिर से वापस नीचे आना पड़ा और अपने सीनियर्स को और एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ा। अगले 3 साल तक उस डिवाइस के लिए सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। इवन उस समय इंडिया में वैसे स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर नहीं थे जो उस हाइट पे ऑपरेट करे और सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करे, इसीलिए यूरोप से स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर मंगाए गए थे जो उस हाइट पे ऑपरेट कर सके। अब पहला डिवाइस तो खो चुका था, पर CIA और IB को कुछ तो करना था, इसीलिए 1967 में फिर से उन्होंने ये प्लान बनाया कि चलो पहला डिवाइस तो खो गया, अब एक दूसरा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने इसी टीम को ये काम सौंपा और एक और डिवाइस दिया कि इसे फिर से वहीं पे इंस्टॉल किया जाए। तो इस बार भी टीम दूसरी डिवाइस लेके वहाँ पे गई और इस बार समिट में न लगाकर उससे थोड़ा नीचे कम हाइट पे भी इस डिवाइस को एक्टिवेट किया था। अच्छा, इसमें फनी बात यह है ना कि 1968 में जब फिर से एक बार MS कोहली सर ऊपर गए थे, मतलब नंदा देवी की चढ़ाई पे, तो इस बार भी जो दूसरा वाला डिवाइस था वो भी वहाँ से गुम हो गया था, वहाँ पे नहीं था। फिर थोड़ी देर सर्च ऑपरेशन करने के बाद पता चला था कि वो डिवाइस वहीं पे धंस गया था, नीचे एक केव में चला गया था, क्योंकि वो डिवाइस कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके वजह से वो नीचे चला गया था। हालांकि ये डिवाइस कुछ साल तक फंक्शनल रहा, फिर काम करना बंद कर दिया। पर बात की जाए अगर पहले डिवाइस की, तो पहला डिवाइस आज तक लापता है। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स बीत चुके हैं और उस डिवाइस का हमें आज तक कुछ भी नहीं पता है कि वो डिवाइस का क्या हुआ। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जो साल 2021 में उत्तराखंड के चमोली के रैनी विलेज में जो बाढ़ आई थी, जिसमें लगभग 200 लोग लापता हो गए थे और 82 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो बाढ़ भी उसी डिवाइस की वजह से आई थी। लोगों का कहना था कि नंदा देवी से एक ग्लेशियर टूट के ऋषि गंगा नदी में गिरा और उसकी वजह से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के जल का स्तर बढ़ा और उसके वजह से वो बाढ़ आ गई थी। अब दोस्तों, ये ऋषि गंगा वही नदी है जो आगे चल के अलकनंदा बन जाती है और अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा नदी बनती है। तो ऐसे में फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का ये मानना है कि अगर गलती से वो प्लूटोनियम जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अगर वो ऋषि गंगा के पानी में कंटामिनेट होता है तो वो पूरी गंगा नदी को कंटामिनेट करेगा। और अगर गंगा नदी गलती से भी न्यूक्लियर कंटामिनेटेड हो गई तो फिर नॉर्थ इंडिया का क्या होगा ये भगवान ही जाने। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे मिनिस्टर उत्तराखंड के हमारे प्राइम मिनिस्टर को इससे रिलेटेड चिट्ठी लिखे हैं लोग कि उसे फिर से एक ऑपरेशन किया जाए और उस डिवाइस को खोजा जाए, पर फिर भी अभी तक उसके रिस्पांस में कुछ हुआ नहीं है और वो डिवाइस आज भी वहीं पे दफन है। किस हाल में है, किस सूरत में है, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी भी उसकी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 40 ईयर की है। अभी अगले 40 साल तक क्या हो सकता है कुछ भी नहीं पता है।